हाय चिल्ड्रन, नमस्कार। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स में आगे क्या हम करने वाले थे। हमने पिछली वीडियो में बात की, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बात करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब फ्लक्स की बात करते हैं ना हम, फ्लक्स, तो ये क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी आउटफ्लो पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या कोई फ्लक्स। ये तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से नहीं बात कर रहे हैं, हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट भी करते हैं फ्लक्स को, कहीं आउटफ्लो को, और हम जनरली दिमाग में रखते भी हैं, कहते भी हैं इस चीज़ को। थोड़ा उसके कहने के अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन फ्लक्स एक वर्ड है जो कहीं ना कहीं फ्लो रेट को या आउटफ्लो पैटर्न को दिखाता है। तो ये क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटफ्लो पैटर्न। ओके, सो आउटफ्लो पैटर्न or indicates, you can say this thing indicates flux. What it indicates? outflow of some material or property, or you can say effect। वो हीट फ्लक्स भी हो सकता है, किसी लिक्विड का भी फ्लक्स हो सकता है, लाइट का भी फ्लक्स हो सकता है। हम बहुत सिंपल सी चीज़ों में ये हम जानते रहे हैं, रिप्रेजेंट करते रहे हैं, है ना। बहुत बचपन में भी आप क्या किए होंगे, ऐसा कुछ कहते हैं ना, सीनरी बनाने को होता है तो पहले क्या करते, तुरंत एक ऐसा ये बना देते थे। तो एक हम ये चीज़ क्या दिखा रहे, किसी से अगर छोटे बच्चे से आप पूछे होते तो वो इसके बारे में क्या बताता? कहता है कि ये लाइट निकल रही है, सूरज से रोशनी निकल रही है, यही बताता है ना। तो किस निकलने वाली बात तो कहता, वो भी समझता है उस बात को। तो मीन्स इस सन के फ्लक्स से, लाइट के फ्लक्स से, लाइट क्या है? एक चलती हुई चीज़ का नाम है, प्रोपेगेटिंग चीज़ का नाम है। तो कोई भी प्रोपेगेटिंग मटेरियल, प्रोपेगेटिंग इफेक्ट, प्रोपेगेटिंग प्रॉपर्टी का फ्लो पैटर्न हम फ्लक्स से दिखाते हैं, या फ्लक्स कहते हैं उसको। तो वैसे ही अगर आपको ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में अगर बात की जाए ऐसे, तो क्या करते हैं कि अगर ऐसे दिखाया हुआ है इसको, और ये जो इसके फिलामेंट हैं जैसे भी, तो यहाँ पर थोड़ा दो रख दें कंपेयर करने के लिए, ये ऐसे, और एक दूसरा। देखिए रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस देखिए कैसे होता है। हम रोज़ उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, और लेकिन हमें थोड़ा सा पता नहीं होता, हम जनरली उस पर ध्यान नहीं देते कि हम कह क्या रहे हैं, अपने खुद ही के कहे हुए पर थोड़ा फोकस नहीं करते कि ये क्या चीज़ है, अपने ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट नहीं करते, एक तरह से कहा जाए। तो यहाँ पर जो इस तरह का आप पैटर्न दिखाते हैं, आउटफ्लो दिखाते हैं, कहते हैं ना लाइट निकल रही है, लाइट निकलने को आप ऐसे, अगर यही कुछ ऐसा इस तरह का कुछ हो जाए, तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या कहेंगे? इसको इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या कहेंगे? इसमें, इस वाले में लाइट क्या हो रही है, इस वाले में लाइट ज़्यादा निकल रही है, पर सेकेंड ज़्यादा निकल रही है। तो ऐसे हम अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर एक ही आदमी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और वैसे ही कुछ यहाँ पर कोई मटेरियल अगर ऐसे हो जाए और इस तरह से कुछ दिखा दें, ठीक, इस तरह से कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्लोजन, हमारा दिखाने का पर्पस था क्या था, एक्सप्लोजन दिखाना, कि जब कोई चीज़ ब्लास्ट करता है तो कैसे दिखाते हैं, ऐसे ना, बहुत चकाचौंध जैसा ऐसे दिखाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटफ्लो यानी एनर्जी के फ्लो को निकलने को, ज़्यादा हीट और लाइट को निकलने को हम थोड़ा सा इस तरह दिखा देते हैं, ठीक, कुछ इस तरह से चीज़। तो ये सब हमें
फ्लो पैटर्न को, किसी चीज़ के फ्लो को या प्रोपेगेशन को दिखाने के सब पिक्टोरियल तरीके हैं, है ना, फिगर से दिखाने के तरीके हैं, पिक्चर से दिखाने के तरीके हैं। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, ये सब हम फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जो आया कहाँ से, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर हम सीधे अभी आने से पहले हम फ्लक्स के सेंस को या फ्लक्स के डिफिनेशन पर जाते हैं कि अगर लिक्विड का ही फ्लक्स है तो फ्लक्स कैसे लिखा जाता है, कितना फ्लक्स है। फ्लो को कहीं ना कहीं में फ्लो का मेजर है, इसको ये भी कह सकते हैं फ्लक्स को, दिस इज अ मेजर ऑफ फ्लो, ये भी सोच सकते हैं, इस तरह का कहा जा सकता है कि मेजर ऑफ फ्लो, इस तरह से। तो वाटर या कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो वहां भी दिखाते हैं, जैसे आप ऐसे ये एक ट्यूब में से ऐसा निकल रहा है, ठीक, तो ऐसे दिखा देते हैं कुछ दूर तक ये, और इसके बाद यूं कुछ इस तरह दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ कोई बहुत तेज निकल रहा है, तो ये सब क्या है, आउटफ्लो दिखाने के तरीके हैं। यहाँ कोई फ्लूइड या कोई गैस या कोई लिक्विड क्या हो रहा है, बहुत तेज निकल रहा है, और यहाँ पर क्या बना रहा है, क्लाउड जैसा बना दे रहा है, एकदम ऐसे बहुत तेज निकल रहा है। तो ये फ्लो को दिखाने के तरीके हैं। तो वैसा ही इमेजिन करिए कि एक मान लेते हैं फ्लूइड कहीं फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं ऐसे कहीं से ये वाटर गिर रहा है, पूरा ऐसे नल से निकलता है पानी ना, तो ऐसे निकलता है। तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा कंटिन्यूअस, पूरा इतनी मोटी धार है, जिसको बोलते हैं कि नलों से मोटी सी धार निकल रही है, किसी पाइप से निकल रही है, तो ऐसे ये है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कह सकते हैं ना, एक इमेजिन करिए सरफेस को, यहां से इमेजिन करिए एक सरफेस जहां से क्या कर रहा है, ये पास हो रहा है, ठीक है, ऐसा। तो एक सरफेस इमेजिन करिए जिसमें से वो पास हो रहा है, ऐसे कोई है नहीं, ऐसा नहीं कोई कार्डबोर्ड का या लोहे का कुछ बना हुआ हम बता रहे हैं, बस इमेजिन करिए कि एक जो ये वाटर नीचे आ रहा है, किसी सरफेस में से होके जा रहा है, तो सरफेस में से पार कर रहा है। इसमें रेट ऑफ फ्लो क्या हो सकता है, रेट ऑफ फ्लो, तो जो लिक्विड का फ्लक्स है वो क्या है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ही होता है। तो लिक्विड फ्लक्स, ठीक है, लिक्विड फ्लक्स क्या है, ये टाइम रेट ऑफ फ्लो, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, ये लिक्विड फ्लक्स का मीनिंग होता है। पर सेकेंड कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है किसी सरफेस से। तो जरा देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये यहां से इस सरफेस से ये जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो 3 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा मान लीजिए कि 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जो फ्लूइड है ना, जो यहां पर फ्लूइड है, 1 सेकेंड में यहां पहुंच जाएगा 3 मीटर, यहां से यहां ये 3 मीटर पहुंच जाएगा ना, यहां से यहां। अगर ये लिक्विड के फ्लो करने की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में 3 मीटर यहां ये पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं। तब क्या लिख सकते हैं हम, कितना वॉल्यूम 1 सेकेंड में फ्लो किया, यानी यही पूरा वॉल्यूम फ्लो किया है ना। यहाँ वाला लिक्विड 3 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया, तो इसके पीछे वाला यहाँ पहुँच गया, इसके और पीछे वाला यहाँ पहुँच गया, यानी ये 1 सेकेंड में पूरा यहाँ से यहाँ तक का फ्लूइड इस सरफेस से पास किया है। दिस इज इक्वल टू लिक्विड फ्लक्स, जो लिक्विड यहाँ फ्लो कर रहा है। कि कितना होगा, देखिए ये 3 मीटर क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड ना, 1 सेकेंड में 3 मीटर ना, तो ये क्या है, v है ना, v। और ये चीज़ क्या है, एरिया, जिस सरफेस की जितनी एरिया में से जा रहा था, इस एरिया में से पास हो रहा था, तो ये एरिया क्या है, डेल्टा एस, डेल्टा एस। तो ये पूरा वॉल्यूम क्या हो गया, ये डेल्टा एस एरिया है, मान लेते हैं ये भी एरिया वही है, डेल्टा एस है, डेल्टा एस इंटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम निकालने का तरीका। तो ये 1 सेकेंड में, ये पूरा फ्लूइड 1 सेकेंड में फ्लो किया है, तो इसको हम वही से लिखते हैं। ये और एक फ्लो है, ये फ्लक्स है, इसी को हम फ्लक्स भी कहते हैं। पर सेकेंड कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, तो वॉल्यूम पास्ड पर सेकेंड थ्रू द सरफेस, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पास्ड थ्रू द सरफेस
ऑफ एरिया डेल्टा एस इज हाउ मच, V इंटू डेल्टा एस। यही तो हुआ, V इंटू डेल्टा एस। V देखिए, V 1 सेकेंड में इतना दूर गया और डेल्टा एस एरिया है, तो बेस एरिया इंटू हाइट, ऐसा ये इतना वॉल्यूम है। तो यही वॉल्यूम क्या है, पर सेकेंड फ्लो किया है, तो इसी को हम लिक्विड फ्लक्स कहेंगे। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज लिक्विड फ्लक्स। ठीक है, तो अभी क्या है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम बात कर रहे हैं, या लाइट ही अभी बल्ब वगैरह से दिखा रहे थे ना, या सन से दिखा रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये ऐसे ऐसे दिखा रहे थे, तो यहाँ तो कोई लिक्विड तो नहीं है, लाइट जा रहा है, लेकिन लाइट भी कुछ है, वो तो एनर्जी है, वहाँ भी फ्लो है, अमाउंट तो है ना कोई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तो कोई अमाउंट हमको नहीं दिखता, लिक्विड जैसा तो नहीं है। तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काउंट कर रहे थे, अभी जो इससे पहले हम स्ट्रेंथ से काउंट कर रहे थे, वहाँ कोई मटेरियल तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ से काउंट कर रहे थे। और साथ में एक चीज़ और कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखा रहे थे। तो लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसके प्रोपोर्शनल होती है, यही हम दिखा रहे थे। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर, तो इसको कंपेयर कर लिया, अब हम इसको इरेज करते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो आउटफ्लो पैटर्न, फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पर कोई मटेरियल फ्लो तो नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नो मटेरियल फ्लो, कोई मटेरियल फ्लो तो नहीं है, तो क्या होगा। बट एक चीज तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कैसे दिखाते थे, प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल था, अभी हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव क्लोजनेस या डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, यही तो बात कर रहे थे। और आ जाते हैं फिर, थोड़ा कनेक्ट करके उसको देखते रहिए आप कि क्या कह रहे हैं। फील्ड लाइंस कहाँ से लेते हैं, ये चार्ज है, किसी तरह का चार्ज हो सकता है, ये पॉइंट चार्ज हो सकता है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो हम लोग अभी उस दिन बनाए थे, बात यही कर रहे थे कि जितना ये दूर जाएंगे इससे, इस चार्ज से जितना दूर जाएंगे उतना ही क्या होता जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगे, और जितना हम दूर जाएंगे उतना ही ये डेंसिटी कम हो जाएगी, लाइंस की डेंसिटी कम हो जाएगी, और लाइंस की डेंसिटी कम हो जाएगी तो फील्ड, एक कहते हैं कि फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम होता है। तो लाइंस की डेंसिटी कैसे कम होती है, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये भी किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और एन लाइंस, अगर मान लेते हैं एन लाइंस हम ड्रॉ किए हुए हैं, आर रेडियस का हम सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो यही नहीं किए थे कि एन लाइंस, तो लाइंस की डेंसिटी क्या है, n/4πr², इसी से हम ये लिखे हुए हैं कि डेंसिटी क्या है, 1/r² के प्रोपोर्शनल है। तो इसी को तो फिर से हम वही काम करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डेंसिटी ऑफ लाइंस, या लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया दोनों प्रोपोर्शनल है। तो उसी से हम फ्लक्स भी काउंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो वैल्यू है इसकी, वो किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, है ना। थोड़ा डाउट होगा तो आप इससे पहले वाली वीडियो में जरूर जाके वहाँ पर जाके तुरंत देख लीजिएगा कि क्या बात की गई थी।
तो बहुत सारी चीज़ में बताई गई थी, बात की गई थी, तो उसमें को डाउट दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, दोबारा लिख दिया आपने, वही लिखा हुआ है वहाँ पर। तो जब फ्लक्स दिखाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह से आउटफ्लो पैटर्न दिखाता है चार्ज के इफेक्ट का, चार्ज के इन्फ्लुएंस का, और वो हम लाइंस से ही दिखाते हैं। तो इस चार्ज का इन्फ्लुएंस जहाँ लाइंस डेंसर है वहाँ ज़्यादा है, लाइंस जहाँ रेयर है वहाँ पर कम है। तो ऐसे में हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में, जैसे आप पर सेकेंड लिक्विड का फ्लो, वॉल्यूम पर सेकेंड, किसी एरिया से कितना वॉल्यूम पर सेकेंड जा रहा है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी लिक्विड फ्लक्स बोल रहे थे। तो यहाँ पर भी किसी एरिया से पर, है ना, किसी एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ कोई सेकंड तो नहीं है, लेकिन किसी एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, हम उनको, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम एक नाम दे सकते हैं। तो उसकी एनालॉगस क्वांटिटी है, तो अ क्वांटिटी एनालॉगस टू लिक्विड फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वी कैन एज्यूम हियर, ओके, so we can assume a quantity electric flux किसके एनालॉगस, एनालॉगस टू लिक्विड फ्लक्स। सो लिक्विड फ्लक्स तो पर सेकेंड कितना वॉल्यूम फ्लो होता है ये दिखाता है, क्योंकि पर सेकेंड ज़्यादा वॉल्यूम फ्लो होगा तो ज़्यादा फ्लो हम दिखाएंगे, इफेक्ट ज़्यादा है फ्लो का। और यहाँ पर क्या है, लाइंस डेंसर है तो इफेक्ट ज़्यादा है फ्लो का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेंसिटी के प्रोपोर्शनल वही फ्लक्स है। सो हियर अगेन लेट्स राइट, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, इलेक्ट्रिक flux is directly proportional to number of lines per area, number of field lines passing through a given surface, ओके। ज़्यादा फ्लक्स है तो ज़्यादा लाइंस पास होंगी। जैसे हम अभी यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रही है बार बार फिगर की, तो हम एक बना के रखते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे बना के रखते हैं। तो क्या हो रहा है कि अगर हम इतना बड़ा सरफेस यहाँ ले लें तो यहाँ लाइंस इतनी जा रही हैं, इतना ही बड़ा सरफेस हम यहाँ ले लें तो यहाँ लाइंस कम जा रही, कम पास हो रही हैं। तो हम इसी को बोलेंगे कि यहाँ पर जो फ्लो जैसा कुछ दिख रहा है तो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो उसी को कहेंगे यहाँ फ्लक्स यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो यहाँ का जो फ्लक्स है यहाँ के लाइंस के प्रोपोर्शनल है, यहाँ का जो फ्लक्स है यहाँ के लाइंस का प्रोपोर्शनल है। कितनी लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं, कितनी लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं, उस पर डिपेंड करेगा यहाँ का फ्लक्स। हम इक्वल नहीं कहेंगे उसी को, लेकिन प्रोपोर्शनल तो है। लाइंस अगर डबल पास हो रही हैं तो कहेंगे ना यहाँ फ्लक्स क्या है, डबल है। तो वैसा ही देखिए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ 4 लाइन्स इतनी एरिया में पास हो रही हैं, यहाँ उतनी एरिया 1 लाइन पास हो रही हैं, तो हम कहेंगे ना कि यहाँ जो फ्लक्स है यहाँ के फ्लक्स का 4 टाइम्स है। यानी फ्लो का जो इफेक्ट का फ्लो है, इफेक्टिव फील्ड यहाँ पर है, यहाँ पर वो यहाँ के फील्ड का 4 टाइम्स है, ऐसा ही बोलेंगे। तो बाकी चीज वहीं पर करें, नंबर करें ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स directly proportional to, electric flux is directly proportional to number of field lines passing through a given surface। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ ज़्यादा यहाँ कम है, फ्लक्स यहाँ पर अगर ये 1/4 का रेशियो है तो फ्लक्स का भी 1/4 का रेशियो होगा। तो ऐसी ही एक क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं। और जब पहले हम बात कर चुके थे ये वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ये किसके प्रोपोर्शनल है? ई के। अभी वही बात करते हैं, आपस में प्रोपोर्शनल है। सो फ्लक्स क्या लिखते हैं? कोई कांस्टेंट और नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट होगा और ई के, ठीक है, पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, ये फील्ड लाइंस है। तो फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? यस, तो इसीलिए यहां पर फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as flux phi equals E delta S, E delta S। अब ये सारा चीज़, सारी कहानी ये तब है कि जब E की डायरेक्शन डेल्टा S की डायरेक्शन के पैरेलल है। मीन्स E की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर वन इज पैरेलल टू डेल्टा एस। कोई एरिया सरफेस है ऐसे, तो ये डेल्टा एस एरिया वेक्टर कहते हैं। जिस साइड से इसको हम देखते हैं, जिधर से ये दिखता है पूरा क्लियर, उसको हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों पैरेलल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों पैरेलल हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसे क्या है, ये ऐसे एरिया है डेल्टा एस एरिया है इस सरफेस की, यहां से लाइंस पास हो रही हैं, फील्ड लाइंस, ठीक है, यूं कुछ इस तरह से लाइंस पास हो रही हैं ऐसे। तो ये नॉर्मल डेल्टा एस की डायरेक्शन इधर है और फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है? फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे है, ये फील्ड की डायरेक्शन है। तो E और डेल्टा एस पैरेलल है, E एंड डेल्टा एस आर पैरेलल, या आप नॉर्मल कह देते हैं कभी ऐसा। और इस डायरेक्शन में क्या है? यूनिट वेक्टर क्या है? n ऐसे इधर की ओर। तो इसी चीज को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस को आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस कैन बी रिटन एज डेल्टा एस मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर n, ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज फ्लक्स। हम इसी को डिफाइन करना कहते हैं कि यूनिट एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही हैं वो E के प्रोपोर्शनल है। तो और डेल्टा एस एरिया से जो लाइन पास हो रही हैं वो क्या है? E इंटू डेल्टा एस के प्रोपोर्शनल होगा। तो फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस के ही प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए E डेल्टा एस क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल है। एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। आप थोड़ी सी चीज़ आपको कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर इसमें रहती है कि आपको कैसे जो चीज़ें फिजिकली या ये कहें कि उनका कोई कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उनके बारे में थोड़ा कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, क्या आप फिर से एक बार एक एक चीज़ वो देख लीजिए। E क्या है? E इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ओके, सो E इंटू डेल्टा एस, it is proportional to total number of lines passing through the area. So flux will be proportional to total number of field lines. यही ना कहने का मतलब हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही चीज है। तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर एरिया इज प्रोपोर्शनल टू E, ये है। और नंबर ऑफ लाइंस ये कांस्टेंट इनटू E कहते हैं, इसका हमने कोई यूज नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा हो गया। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर एरिया इज प्रोपोर्शनल टू E per unit area. So total number of lines
थ्रू अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू E इंटू डेल्टा एस। ओ तब है जब E और S पैरेलल है। यहां पर लिख देते हैं व्हेन E इज पैरेलल टू डेल्टा S, तब है। और इसके बाद तो इसी को हम फ्लक्स कहते हैं। करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ लाइंस थ्रू सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू E डेल्टा S। This is so total electric flux is proportional to or flux through the surface is proportional to E delta S. So we define flux. So we define electric flux as phi equals E delta S when E is parallel to delta S. So okay, तो यही चीज फ्लक्स बार बार हम कह रहे हैं फ्लक्स है, लेकिन तब क्या हो, ये किसके एनालॉगस है? दिस इज एनालॉगस टू लिक्विड फ्लक्स, ऐसा ही ना हो। तो दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स ई डेल्टा एस इज एनालॉगस टू liquid flux V delta S when V is parallel to delta S। यानी ये सरफेस परपेंडिकुलर होगा। डेल्टा एस यानी एरिया वेक्टर हो गया ना, तो डेल्टा एस एरिया वेक्टर हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। एरिया परपेंडिकुलर हो गया, फ्लो के परपेंडिकुलर हो गया। फ्लो अगर ऐसे हो रहा है, एरिया ऐसे है, तो ये एरिया परपेंडिकुलर है इसके। लेकिन एरिया वेक्टर तो इधर ही है ना, एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर उधर है, और ये एरिया क्या है? इस फ्लो के परपेंडिकुलर है। वैसे ही क्या है यहाँ पर? फील्ड तो इधर है, फील्ड ऐसे है, ये सरफेस क्या है? परपेंडिकुलर है, ये सरफेस परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है? ई के पैरेलल है। तब ये कंडीशन है। तो यहां पर अगर और कोई कंडीशन हो, तो अगर थोड़ा सा ये टिल्ट कर दें या ऐसे कर दें, अब यही सरफेस थोड़ा सा इधर कर दें या थोड़ा ऐसे कर दें, तब क्या होगा? ये सरफेस थोड़ा इधर कर दें, तो ये कर देखिए यहां पर, ये अगर ऐसे हो जाए, यही सरफेस इस तरह हो जाए, तो लाइंस क्या हो जाएंगी? कुछ कम हो जाएंगी इसमें। जितनी लाइंस पास हो रही थी वो लाइंस सब कम हो जाएंगी ना। यही सरफेस को हमने ऐसे कर दिया, तो ये लाइंस देखिए, इधर से लाइन पास हो रही थी वो कम हो गई, ये लाइन यहाँ पास हो रही थी, तो कुछ कम लाइंस पास हो रही हैं यहाँ से। तब एरिया वेक्टर क्या होगा? तब तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। ये बात हम लोग कर चुके हैं कि इस तरह से एरिया वेक्टर और एंगल कैसे लेते हैं। ये ई की डायरेक्शन है, ये फील्ड की डायरेक्शन है इधर की ओर, ये फील्ड की डायरेक्शन है, ई की डायरेक्शन है, और अब एरिया वेक्टर ऐसा होगा, एरिया वेक्टर अब ऐसा होगा। इनके ई और एरिया वेक्टर के बीच एंगल इतना बनेगा। तो जितनी लाइंस इसको नॉर्मल रहने पर या परपेंडिकुलर रहने पर जा रही थी, उससे लाइंस क्या हो गई? कम हो गई। सो ठीक है, तो सरफेस को फिर से अगर थोड़ा झुका देते हैं तो क्या होता है? यही चीज इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा? इसका प्रोजेक्शन ये छोटा हो जाएगा, कम एरिया कम ही लाइंस होंगी, तो प्रोजेक्शन लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्शन लेते हैं। सो व्हेन सरफेस एलिमेंट
इज टिल्टेड बाय सम एंगल। अब एंगल कितना है, एंगल थीटा बनता है, ठीक है, एंगल सो दैट एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस इज थीटा। देखिए क्या हो गया, ई की डायरेक्शन ये और ये थीटा हो गया। यही सरफेस को हमने ऐसे थोड़ा घुमा दिया, जो सरफेस था ना ऐसे घुमा दिया, तब क्या हो जाएगा, इफेक्टिव सरफेस जो हमें इमेजिन करना है वो क्या हो जाएगा, जो इफेक्टिव सरफेस है, इफेक्टिव एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इफेक्टिव एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा ये, डेल्टा एस कॉस थीटा। ये इतनी, कितना, इसका कहने का मतलब क्या है, कितनी एरिया परपेंडिकुलर रहती कि उतना ही फ्लक्स होता जितना टिल्टेड वाले में से पास हो रहा है। तो टिल्टेड वाले में से यहाँ से यहाँ तक जितना फ्लक्स पास हो रहा होता है, कितना एरिया ऐसे रख दिया जाए कि उतना ही फ्लक्स पास हो। यही वाली एरिया ऐसे कर दी जाएगी तो ज़्यादा फ्लक्स पास होगा। देखिए अगर यही वाला सरफेस सीधा कर दिया जाए तो इसमें ज़्यादा फ्लक्स पास होगा, इसको झुका देने पर कम फ्लक्स पास हो रहा है। और तो इसी को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं कि जो झुका देने पर इसमें कम फ्लक्स पास हो रहा है, तो कितनी एरिया परपेंडिकुलर में रख देते कि उतना ही फ्लक्स इसमें से पास होता जितना टिल्टेड एरिया में से पास हो रहा है। तो ये कितनी एरिया होगी, ये वाली एरिया जो होगी, ये वाली एरिया इसी का प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन है कहाँ पर, फील्ड के परपेंडिकुलर। द इफेक्टिव एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड, या इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ऐसे ये नाम लेते हैं। कितना हो जाएगा, डेल्टा एस कॉस थीटा। यानी ये अगर एरिया डेल्टा एस है, ये डेल्टा एस है, तो ये एरिया चाहिए कितनी, डेल्टा एस कॉस थीटा इसमें, तो इतना ऐसे पास हो। देन फ्लक्स, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ये हमारी डिफिनेशन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर एरिया के लिए, परपेंडिकुलर सरफेस के लिए है। और क्या है, इसी को ई वेक्टर है, डेल्टा एस वेक्टर है, तो इसी को हम क्या लिखते हैं, ई डॉट डेल्टा एस, ये हो गया। तो ये तो ठीक वैसे ही है, ये किसके एनालॉगस है, एनालॉगस टू क्या हो जाएगा, लिक्विड फ्लक्स कितना था, वी डॉट डेल्टा एस। और भी आगे आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एस की डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर एन है ना, अभी हम नाम लिए थे कि ऐसा अगर एस है या इस तरह का एस है तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, एन। तो ऐसे झुक गया है, तो यहाँ भी क्या है, अगर ये इस तरह टिल्टेड है तो एन किधर है, इधर की ओर है, तब एन इधर है। तो यहाँ पर एन भी ऐसे है ना, डेल्टा एन सॉरी एन नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई डॉट एन डेल्टा एस। तो एन डेल्टा एस, ओके, क्योंकि डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस वेक्टर क्या है, एन डेल्टा एस, ये आप कई बार लिखते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम काउंट करते हैं, टोटल करते हैं, सम करते हैं। तो आइए फिर से, अब देखिए ये तो हो गया
एरिया की डायरेक्शन है, बार बार हम एरिया की डायरेक्शन देख रहे हैं कि सरफेस की डायरेक्शन है। तो एरिया वेक्टर किधर होता है, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एरिया वेक्टर क्या है। ये सरफेस का, जैसे ये सरफेस है, टॉप सरफेस इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस साइड में होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर उधर होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा। जो सरफेस जिधर से दिखता है उधर ही एरिया वेक्टर होगा, ऐसा होगा। लेकिन अब क्या होगा जब सरफेसेस मुड़े होंगे, जैसे हम अब फिर से आ जाते हैं, ये इसमें कोई अगर डाउट होगा देख लीजिए एक बार, और कोई डाउट होगा तो ज़रूर इसको हमारे तक कम्युनिकेट करिएगा। हम आ जाते हैं फिर से किस पर, जरा कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं। अब कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स, अब फ्लक्स को अब याद रखिए क्या करना है हमारे लिए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as phi equals E dot delta S, ओके, या E डेल्टा S cos थीटा, ये ध्यान में रखिए। और अब क्या होगा अगर कोई कर्व्ड सरफेस है, जैसे फ्लक्स, अभी हम ये चार्ज ले लें, ऐसा ये किसी कर्व्ड सरफेस के अंदर बंद है, फील्ड लाइंस हैं, अगर फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं अंदर आ रही हैं तो कहेंगे ना फ्लक्स इज कमिंग आउट, फ्लक्स इज गोइंग इन, ऐसा करके बोलेंगे। टोटल फ्लक्स कितना हुआ, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस कमिंग थ्रू द सरफेस, ऐसा कुछ बोलेंगे। तो जितना इतनी एरिया से जितना फ्लक्स होगा वो लाइंस के प्रोपोर्शनल होगा, तो बाकी एरिया जो फ्लक्स होगा वो यहाँ की लाइंस के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा ही होगा। तो फिर ऐसे में हम क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर फ्लक्स लाइंस, फील्ड लाइंस कर्व्ड सरफेस से पास हो रही हैं तो हर सरफेस के हर पार्ट का एरिया वेक्टर क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। तो कर्व्ड सरफेस में क्या करते हैं, in curved surfaces each surface element has different direction, ओके, वहां से इसकी डायरेक्शन अलग होती है। तो जो सरफेस एलिमेंट है उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ का जो एरिया वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन इधर है, ये जो डेल्टा एस है वो यहाँ होगा, ये डेल्टा एस यहाँ होगा, इसका यहाँ का जो डेल्टा एस एरिया वेक्टर होगा वो यहाँ होगा। तो इसलिए क्या होगा, जो होल सरफेस, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फ्लक्स, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, कैलकुलेट फ्लक्स, कर्व्ड सरफेस इज डिवाइडेड टू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, सरफेस एलिमेंट्स, ओके, कर्व्ड surface is divided into small surface elements, ओके, होगा ऐसा। अब कर्व्ड सरफेस है तो ऐसा हम ले सकते हैं। जैसे यहां पर कह रहे हैं कि ये क्या है, मानते हैं स्फेरिकल सरफेस है, तो यहाँ का सरफेस इधर है, यहाँ का सरफेस डायरेक्शन इधर है, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर है, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर है। तो क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स क्या होगा, इस एरिया में से कितना फ्लक्स है, इस एरिया में से कितना फ्लक्स है, इसमें कितना फ्लक्स है, इसमें से कितना फ्लक्स है, इसमें कितना फ्लक्स है, इसमें कितना फ्लक्स है, सब में टोटल हम काउंट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो किसी जगह पर, यहाँ पर अगर फील्ड लाइन है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं फील्ड इधर है, ये डेल्टा एस ऐसे है और फील्ड कहीं ऐसे है, मान लिया यहाँ फील्ड ऐसे है और डेल्टा एस इधर की ओर है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, एंगल हो कहीं और, जब अदर एंगल हो सकता है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि ये एक सरफेस है ऐसे, और यहाँ पर सोर्स है फील्ड का, और यहाँ जो लाइंस जा रही है ऐसे, यहाँ जो लाइंस जा रही है ऐसे, यहाँ जो लाइंस जा रही है ऐसे, ठीक है।
ये लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये लाइंस ऐसे जा रही है, ये लाइंस ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ का एरिया वेक्टर देखिए किधर है, इधर है, और फील्ड किधर है, इधर। तो ये एंगल बन रहा है। यहाँ जरा देखिए, यहाँ का एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, और फील्ड भी किधर है, यहीं पर है। तो यहाँ एरिया वेक्टर ऐसे है और फील्ड भी यहीं पर है, और यहाँ देखिए फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर ऐसे है। तो कई जगह पर हो सकता है अलग, ऐसा हो सकता है। तो काउंट करते हैं कैसे, तो कर्व्ड सरफेस पर कर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फ्लक्स, कर्व्ड सरफेस is divided into small surface elements, then flux, electric flux, okay, electric flux through each area element, each small area element, कैसे लिखेंगे, small surface element, ये कैसे लिखा जाएगा, d phi, ठीक, ऐसे डी फाई, यहां से टोटल फ्लक्स तो फाई है, पूरा फ्लक्स क्या है, फाई, यहां से फ्लक्स देखिए क्या होता है, ये स्केलर होता है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से मिला हुआ है ना, तो डॉट ई और डेल्टा एस का स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये स्केलर ही क्वांटिटी होगी, तो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स काउंट करेंगे और ऐड करेंगे, एडिटिव क्वांटिटी है, तो ऐड करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कितना फ्लक्स होगा। तो डी फाई एक छोटे एरिया एलिमेंट से कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस यहाँ का फ्लक्स, या ई डॉट डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, और डेल्टा फाई इक्वल्स ई डॉट डेल्टा एस, ऐसा भी लिख सकते हैं इस तरह। देन टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा, जितना सरफेस है टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई, इंटीग्रेट कर दीजिए सारा डी फाई को, क्लोज अगर है तो क्लोज कर दीजिए ऐसे, अगर सरफेस क्लोज है तो क्लोज कर देंगे, और ये चीज क्या है, ई डॉट डी एस, या फिर यहां पर और फाई इक्वल्स समेशन ई डॉट डेल्टा एस, ऐसा। तो ये भी तरीका है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ फ्लक्स लिखने का या फ्लक्स को काउंट करने का, ठीक है। तो ये पोर्शन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला है, ये उसको यहीं पर हम रोकते हैं, और काफ़ी इसमें बातें हो चुकी हैं, इसमें हम समझते हैं कि इसमें डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ रह गए हैं डाउट्स, तो ज़रूर उसको कन्वे करिए और उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सभी का दिन मंगलमय हो, और सभी के लिए शुभकामनाएं। ओके, नमस्कार।